नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अनुराग ठाकुर को मोदी कैबिनेट में नहीं मिली जगह, बीजेपी संगठन में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। मोदी कैबिनेट से कटा स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी समेत 20 मंत्रियों का पत्ता, सभी की कैबिनेट से हो गई छुट्टी। मोदी कैबिनेट में एनसीपी को नहीं मिली जगह, कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज हुए अजित पवार, शरद पवार गुट ने कसा तंज। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर अजय राय का बड़ा बयान, कहा मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इसे स्वीकार करना चाहिए। शपथ ग्रहण के पहले मोदी सरकार पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं। शपथ ग्रहण से पहले मनोज झा ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश का चरित्र एक महासागर की तरह है, इसे तालाब ना बनाएं। राजद नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले शुभकामनाएं दी और कहा कि एक ऐतिहासिक दिन वो होता है जब नया इतिहास रचा जाता है। अचानक वो सर्वधर्म समभाव की बात करने लगे हैं। अब वो मोदी सरकार की नहीं बल्कि एनडीए सरकार की बात कह रहे हैं। इस देश का चरित्र समुद्र जैसा है, इसे तालाब मत बनाइए। बिहार की राजनीति में अब इंडिया ब्लॉक द्वारा नीतीश कुमार को पीएम पद की पेशकश को लेकर बातें चल रही हैं। इसको लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश को स्वीकार करना चाहिए था। जदयू नेता केसी त्यागी के नीतीश कुमार को भारत गठबंधन द्वारा पीएम पद की पेशकश के दावे को लेकर पूर्णिया से नव निर्वाचित स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर उन्हें इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए था। उन्होंने इतिहास रचा होता और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना उनके हाथ में होता। मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी की पेशकश किसने की थी, वे सबूत क्यों नहीं देते। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर के आखिरी चरण में हैं। अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई थी तो उन्हें पीएम बनना चाहिए था और उन्हें ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए था। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मोदी इसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने में अधिक रुचि रखते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और किसी भी विपक्षी दल के सदस्यों को आमंत्रित नहीं करने के लिए मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की दिलचस्पी इसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बनाने में ज्यादा है। वहीं मुझे अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है और न ही किसी सहयोगी को निमंत्रण मिला है। मोदी जी इसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने में अधिक रुचि रखते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी कार्यभार संभालें। कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन किया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए अपने संघर्ष को बताते हुए राहुल गांधी की सराहना की और कहा कि मैं सोनिया गांधी को बधाई देना चाहता हूँ। हम ये भी चाहते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के नेता के रूप में कार्यभार संभाले। पिछले 20 वर्षों से राहुल गांधी किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। एक बार राहुल गांधी नेता के रूप में कार्यभार संभालेंगे, वहीं लोकसभा चुनाव में विपक्ष के फैसले से देश का पूरा माहौल बदल जाएगा। पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हमला बोला और कहा कि ये एक नाजायज सरकार है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए उनके तीसरे कार्यकाल को नाजायज सरकार बताया और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए धन, शक्ति और संस्थानों का इस्तेमाल किया। बता दें, इसने धन बल, संस्थानों, मीडिया, भय और धमकी का इस्तेमाल किया है। मैं इसे लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के रूप में नहीं देखता, क्योंकि लोगों का जनादेश मोदी के लिए नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इसे स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय राय ने विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से पीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महंगाई, किसानों और महिलाओं जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई, इसलिए लोग चाहते हैं कि वो उनके मुद्दे उठाएं और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में सपा की ऐतिहासिक जीत को लेकर अखिलेश यादव का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। अब वे खुलकर बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। अब वो खुलकर के अपनी आगे की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं। सपा लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सभी को चौंकाते हुए 37 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा यूपी में 33 सीटें जीती है। चुनाव के पहले भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी। वहीं अखिलेश ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई है वो कोई सरकार नहीं। लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह का दाव चला, जिसे भाजपा नहीं समझ पाई और इस तरह से सपा ने 33 सीटें झटक ली। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव का भी राजनीति की गलियों में अपना दबदबा है। सियासी अखाड़े में धुरंधरों को अपने चरखा दाव से चित करने वाले मुलायम उनके भाई ही नहीं, राजनीतिक गुरु भी थे। इन्हीं से सीखे हुए सियासत के दांव पेश लगातार शिवपाल ने इस बार ऐसी बिसात बिछाई कि भाजपा कई सीटों पर चारों खाने चित हो गई। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल सपा से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। ऐसे में यादव दो फाड़ हो गया था, एक गुट सपा के साथ था तो दूसरा प्रसपा के साथ थे। इतना ही नहीं, शिवपाल ने खुद फिरोजाबाद से अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अक्षय भाजपा प्रत्याशी चंद्रसेन जादौन से महज 28,731 वोट से हारे थे, जबकि उनके चाचा शिवपाल यादव 91,000 से भी अधिक वोट काटने में कामयाब रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं सपा की राह में उन्होंने ही रोड़ा अटकाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।